नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबर असरदार। हमारे साथ मैं हूं पूजा सचदेवा और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। तो आज खबर असरदार में फिर बात पहलगाम, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद देश का माहौल पूरी तरह से बदला हुआ है। आतंकियों और उन्हें पालने वाले पाकिस्तान के खिलाफ लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। लेकिन जिस तरह से सेना प्रमुखों और देश के रक्षा मंत्रालय की बैठकें हो रही हैं, वो इस बात की ओर इशारा कर रही हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। बस कुछ घंटों का इंतजार, पाकिस्तान पर होगा बड़ा प्रहार। पीएमओ में बहुत बड़ी बैठक, कुछ बड़ा होने वाला है। देश की राजधानी दिल्ली में हो रही हर हलचल पर इस वक्त दुनिया की नजर है, क्योंकि बीते कुछ घंटों से जिस तरह से देश का गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, सीडीएस और पीएमओ एक्टिव हैं, वो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि अंदर ही अंदर जरूर कुछ ऐसा हो रहा है जिसके तूफान का सामना पाकिस्तान को करना पड़ सकता है। गुजरे 24 घंटों पर नजर डालिए। चीफ ऑफ डिफेंस यानी तीनों सेनाओं के प्रमुख जनरल अनिल चौहान की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात। ये मुलाकात करीब आधे घंटे तक चली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री आवास पर मुलाकात। ये मुलाकात करीब 45 मिनट तक चली। इन बैठकों से पहले बीएसएफ के डीजी दलजीत सिंह चौधरी और गृह मंत्रालय की बैठक हुई। ये बैठक करीब 1 घंटे तक चली। एक तरफ दिल्ली में बैठकों का दौर, तो दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उधमपुर के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में अधिकारियों से मुलाकात की। मोदी जी के नेतृत्व में सारा देश आश्वस्त है। पहलगाम के बाद मोदी जी ने स्वयं देशवासियों को भी आश्वासन दिया, स्वयं वो हालात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और यहाँ पर इसलिए बैठक करने का एक इसके पीछे ये भी विचार था कि ये कठुआ और उधमपुर बेल्ट में कुछ एक दिनों से इस तरह की गतिविधियां हुई हैं। अभी पिछले ही दिनों हमारा एक जवान यहाँ पर शहीद भी हुआ और कुछ ऐसी सूचनाएं थी कि यहाँ पर भी आतंकी इन पहाड़ों में घूम रहे हैं। यहाँ टोपोग्राफी थोड़ी सी कठिन है। बैठकों का ये दौर सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में भी एक मुलाकात ने पाकिस्तान की चिंताओं को बढ़ा दिया है। ये मुलाकात हुई है अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी और भारत के शीर्ष राजनयिक के बीच। यानी घड़ी का कांटा जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे पाकिस्तान के लिए अनहोनी की आशंका आकार लेती जा रही है, क्योंकि पहलगाम में आतंकियों ने जिस तरह से हमला किया, उसने न सिर्फ लोगों का नरसंहार किया, बल्कि भारत की अस्मिता को भी छलनी करने की कोशिश की है। और जम्मू कश्मीर से आतंकियों को पूरी तरह से खत्म करने के लिए लगातार एक्शन लिया जा रहा है। टोटल वाइप आउट ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पहलगाम में हमले के बाद से ही आतंकियों और आतंकियों के साथियों पर एक्शन हो रहे हैं। और इस बीच न्यूज़ 18 की टीम ने कश्मीर जाकर देखा कि ग्राउंड जीरो पर हाल क्या है। जम्मू कश्मीर से आतंकियों को पूरी तरह से खत्म करने के लिए लगातार एक्शन लिया जा रहा है। टोटल वाइप आउट ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पहलगाम में हमले के बाद से ही आतंकियों और आतंकियों के साथियों पर एक्शन हो रहे हैं। एक के बाद एक आतंकियों के घरों को जमींदोज किया जा रहा है। 14 मोस्ट वांटेड और जम्मू कश्मीर में एक्टिव आतंकियों की तलाश की जा रही है। लगातार सुरक्षा बलों की छापेमारी चल रही है।
जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में उन आतंकियों के घरों पर छापेमारी की गई है जो पाकिस्तान में रहकर यहां दहशत फैला रहे हैं। डोडा के भद्रवा, बल्ला, गंडो और साजार इलाके में करीब आधा दर्जन आतंकियों के ठिकाने पर यह कार्रवाई की गई। सुरक्षा एजेंसियों का मकसद उन गद्दारों की जड़ें काटना है जो विदेश में बैठकर मुल्क में दहशत का जाल बुन रहे हैं। ऑपरेशन तेजी से जारी है और हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। उधर पहलगाम हमले की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। एनआईए सूत्रों के मुताबिक एनआईए अब पहलगाम और अनंतनाग की पहाड़ी इलाकों में गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोगों से पूछताछ करेगी। बताया जा रहा है कि पिछले 2 सालों में आईएसआई ने इन इलाकों में कट्टरवाद फैलाने और मस्जिदों की संख्या बढ़ाने की साजिश रची है। खुफिया सुरक्षा एजेंसी सूत्रों के मुताबिक पिछले 2 सालों में 60% तक नई मस्जिदों बनाने का इजाफा हुआ है गुज्जर बकरवाल रिहायशी इलाकों में, और अब उन पर नजर है जो फंडिंग करते हैं। शक ये जताया जा रहा है कि बाहर के शहरों से जहां मस्जिदें बनती हैं वहां फंडिंग की जाती है और यह पाकिस्तान समर्थित ओवरग्राउंड वर्कर होते हैं जो फंडिंग करते हैं। वहीं पहलगाम हमले की हो रही जांच में अनंतनाग पुलिस ने 9 लोगों को हिरासत में लिया है। इन 9 लोगों ने पहलगाम हमले के बाद मृतकों का बड़े ही आराम से वीडियो बनाया था। वीडियो बनाते समय देखा गया था कि ये इत्मीनान से वीडियो बना रहे थे। इन पर आतंकियों के साथ मिले होने का शक है। इतना ही नहीं, अगर भारत की तरफ हलचल तेज है तो पाकिस्तान में तो खलबली मची हुई है। एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर के पास पाकिस्तानी आर्मी के जवानों की मूवमेंट देखी गई है। आम ट्रकों में पाकिस्तानी सेना के जवान एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर के पास पहुंच रहे हैं। पाकिस्तान ने बंकर के अंदर जवानों को रहने की हिदायत दी है। बंकरों में रहकर निगरानी करने के आदेश दिए गए हैं। रावलपिंडी में मौजूद 10वीं कोर को अलर्ट पर रखा गया है, जबकि इंटरनेशनल बॉर्डर के सामने सियालकोट डिवीजन को हाई अलर्ट पर रखा गया है। वहीं एलओसी के दूसरी ओर पाकिस्तानी सेना पीओके के गांवों को खाली करा रही है और सादी वर्दी में अपने जवानों को तैनात कर रही है। भारत में हो रहे एक्शन की वजह से पाकिस्तान के लोगों का पाकिस्तान वापस जाने का सिलसिला जारी है। यानी भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव चरम पर है। दोनों तरफ तैयारियां तेजी से चल रही हैं। भारत की ओर से लगातार पाकिस्तान पर सख्त कार्रवाई की जा रही है और अगले कुछ दिन में कुछ बड़ा होने की आशंका जताई जा रही है। तो पहलगाम आतंकी हमले के बाद कांग्रेस के सियासी गलियारों में नया बवाल छिड़ गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर इस घटना को लेकर क्या कह रहे हैं वो आपको बताते हैं। बिल्कुल, दरअसल उन्होंने कहा कि खुफिया तंत्र की नाकामी से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन हर बार कामयाबी मुमकिन भी नहीं। शशि थरूर का यह बयान आया तो कांग्रेस के ही उदित राज भड़क गए। पहलगाम हमले के बाद देश की राजनीति में भी जबरदस्त आक्रोश की लहर है, लेकिन कांग्रेस में इस हमले के बाद एक अलग तरह की सियासत चल रही है और इस अलग तरह की सियासत का असर ये हो गया है कि कांग्रेस नेता उदित राज अपनी ही पार्टी के बड़े नेता शशि थरूर पर आग बबूला हो गए। आप भारत सरकार को खंडन कर रहे हैं, सुपर बीजेपी मैन बन रहे हैं आप। उन्होंने दावा किया, हम थोड़ी कह रहे थे कि कोई परिंदा पर नहीं मार सकता, और यह भी कहा 2013-14 के चुनाव में कि मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे तो लाहौर तक घुस करके मारेंगे। एक मुद्दे पर टकराव की कहानी कांग्रेस में यहीं तक नहीं है। पहलगाम जैसी बेहद संवेदनशील घटना पर कांग्रेस नेता किसी एक लाइन पर न चलकर अपनी अपनी लाइन बना रहे हैं। महाराष्ट्र की ब्रह्मपुरी सीट के कांग्रेस विधायक विजय नामदेव राव वेडट्टीवार का ये बयान सवाल खड़े करता है। टेररिस्ट है, उसको कोई जात धर्म नहीं होता है, उसके साथ में ऐसा मत करो और उसको सीधा से सीधा उनको पकड़ के कार्रवाई करो। मूल रूप से अतिरेकी आए और उन्होंने 27 लोगों की जान लेकर चली गई।
किसी ने जात धर्म भी पूछा, किसी ने नहीं पूछा। अगर ये पूछा गया है तो इसका मतलब यही है कि देश को अस्थिर करने के लिए, देश में दो समुदायों को, दो धर्मों को आपस में लड़ाने के लिए और देश का नुकसान करने के लिए उनकी मंशा हो सकती है। विजय वडेट्टीवार ने पीड़ितों के उस बयान को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि आतंकियों ने उनका धर्म पूछकर गोली मारी थी। उधर ओडिशा कांग्रेस अध्यक्ष 2 कदम आगे निकल गए। उन्होंने सरकार के एक्शन को ड्रामा करार दिया। जनता को डराने से अच्छा है कि टेररिस्ट को खत्म करें, टेररिस्ट को निपटाने का काम करें तो शांति में रहे। पुलवामा के बाद ये रिपीटेशन क्यों हुआ? आज भी उस तरह की ड्रामाबाजी चल रहा है क्या? ऐसे तरह से चलता रहेगा? मानवता के साथ, इंडियन लोगों के साथ, भारतीय हिंदू के साथ क्या इस तरह से खेला जाएगा? ऐसा नहीं होना चाहिए। इतना ही नहीं, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया भी इस मुद्दे पर विवादास्पद बयान को हवा दे चुके हैं। यही वजह है कि बीजेपी को कांग्रेस नेताओं को घेरने का मौका मिल गया है। कांग्रेस पार्टी का एक ही काम चल रहा है, पाकिस्तान के गुनाहों का व्हाइट वॉशिंग करना। किस प्रकार से पाकिस्तान प्रेम में पाकिस्तान को बचाना है, पाकिस्तान के गुनाहों के ऊपर पर्दा डालना है, आतंकियों को किस प्रकार से संरक्षण देना है, इसका काम कांग्रेस पार्टी भली भांति से आरंभ कर चुकी है। दिखाने को तो ऑल पार्टी मीटिंग में कहते हैं हम भारत के साथ में हैं, मगर पब्लिकली आके पाकिस्तान के पक्ष में सिद्धरामैया जी, जो कोई छोटे नेता नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता हैं, वो एक चीफ मिनिस्टर हैं, कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। और सिद्धरामैया जी जब ये कहते हैं कि युद्ध नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण नहीं होना चाहिए, क्यों? आपको इतनी हमदर्दी क्यों है पाकिस्तानियों के साथ? आतंकवादियों के साथ आप एक क्यों हो गए हैं? आतंकियों की भाषा क्यों बोल रहे हैं? हम यही अपेक्षा कांग्रेस से भी कर रहे थे। उनका स्टेटमेंट हमने सुना, लेकिन कांग्रेस के कुछ बड़े बड़े नेता कुछ क्या क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, और ये इसका पर्पस क्या है? आज कोई हम उत्तेजना की बात नहीं कहना चाहते हैं। आज हम बहुत पीड़ित हैं, बहुत दुखित हैं। पहलगाम हमले जैसी बेहद संवेदनशील घटनाओं पर भी कांग्रेस के भीतर मतभेद साफ दिखाई दे रहे हैं। बयानबाजी की इस राजनीति ने विपक्ष को खुद अपने ही बयानों से कटघरे में ला खड़ा किया है और बीजेपी को कांग्रेस पर हमला करने का बड़ा मौका मिल गया है। यही वजह है कि आने वाले वक्त में सियासी लपट और तेज हो सकती है। और बड़ी खबर है, बता दें आपको कि एक नया वीडियो आने के बाद एनआईए का एक्शन बढ़ गया है। जिपलाइन ऑपरेटर को हिरासत में लिया गया। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। अब ऑपरेटर से एनआईए पूछताछ करेगी। इस वक्त का बड़ा अपडेट, जिपलाइन ऑपरेटर को हिरासत में लिया गया। दरअसल अब एनआईए की टीम इस पर पूछताछ करेगी। ये जो वीडियो देखिए सामने आया था, जिसमें एक व्यक्ति जो वीडियो बनाता हुआ नजर आ रहा था, पर्यटक जिसे कहा जा रहा था, और पीछे गोलियां चल रही हैं, यानी कि जो आतंकी अटैक कर रहे हैं वो गोली से एक व्यक्ति गिरता हुआ नजर आ रहा है। और ये जिपलाइन पर किस तरीके से एक व्यक्ति जो वीडियो बना रहा है, इसको तस्वीरों में कैद कर रहा है। आप देखिए नीचे फायरिंग और ऊपर ये वीडियो। अब इसकी जांच एनआईए की टीम करेगी। दरअसल दूसरा शख्स जिसने जिपलाइन पर इस पर्यटक, जिसे पर्यटक बताया जा रहा है, उसे छोड़ा था। यानी कि एक तरफ फायरिंग भी हो रही है, आवाजें भी आ रही हैं, इसके बावजूद आप जिपलाइन करा रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं साजिश इसमें नजर आ रही है। और इसी एंगल से एनआईए इन सभी लोगों से पूछताछ भी करेगी। जो आपको इस तस्वीर में लोग नजर आ रहे हैं, या फिर जो पर्यटक है, जो वीडियो बना रहा है जो शख्स, उससे भी पूछताछ होगी। इससे कुछ हो सकता है पूजा की कुछ और नई बातें निकल कर आए, एंगल्स निकल कर आए कि आखिर कितने लोग और इसमें शामिल थे। बिल्कुल। सहारनपुर में बीकेयू अध्यक्ष नरेश टिकैत का पाकिस्तान को लेकर एक विवादित बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लोग गलत नहीं हैं, आतंकी हमले के लिए पूरा पाकिस्तान जिम्मेदार नहीं है। जिस पर अब बीजेपी ने पलटवार किया, क्या कहा देखिए इस रिपोर्ट में। सहारनपुर में बीकेयू अध्यक्ष नरेश टिकैत का पाकिस्तान को लेकर विवादित बयान सामने आया है।
उन्होंने कहा, पाकिस्तान के लोग गलत नहीं हैं। पाकिस्तान में पानी रोकना बहुत गलत फैसला होगा। आतंकी हमले के लिए पूरा पाकिस्तान जिम्मेदार नहीं है। इधर एसपी सांसद वीरेंद्र सिंह ने नरेश टिकैत के बयान पर कहा कि करता कोई और है और भरता कोई और। दोषी मानते हो? नहीं, पूरे पाकिस्तान को तो नहीं दोषी मानते। अच्छे आदमी भी ज्यादा ही अच्छे, सब निंदा कर रहे, पाकिस्तान वाले भी निंदा कर रहे, इस तरह की बात नहीं होनी चाहती। एक समझौता हो रहा पहला, तो उसमें तो गलत निर्णय है उसका, वो तो जो समझौता है वो तो लागू रहना चाहिए। हमारे 27 लोग मारे गए, उसके बदले में हमें 270 लोगों की जान चाहिए भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा के अनुसार। देखिए, करता कोई भरता कोई है। हमारे देश के सामान्य नागरिकों की क्या गलती थी। वहीं कांग्रेस नेता सैफुद्दीन सोज भी कुछ इसी तरह बयान देते नजर आए। I don't think that India should go that far, because it is a treaty. It has worked well even during the wars, and it offers advantages both to India and Pakistan. What will we do with water that is available? It will submerge Punjab and Jammu and Kashmir altogether. And water should flow down to the sea through its own course. That is what is happening this time. I have a feeling we mustn't go that far. नरेश टिकैत के बयान पर बीजेपी ने हमला बोला है। बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष राजकुमार चाहर ने नरेश टिकैत से माफी मांगने की मांग की है, तो मंत्री जेपीएस राठौड़ ने नरेश टिकैत पर हमला बोला है। मंत्री राठौड़ ने कहा है कि ऐसे लोगों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। नरेश टिकैत जी, आपको शर्म आनी चाहिए। नरेश टिकैत जी, आप पाकिस्तान की भाषा मत बोलिए। मैं आपके द्वारा कहे हुए वक्तव्य की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। आपको देश से माफी मांगना चाहिए। आपने भारत के खिलाफ बोलने का काम किया है। आप पाकिस्तान के लिए बात कर रहे हैं, शर्म करिए। पैदा हो गए हैं जिनको कायदे में पैदा तो पाकिस्तान होना चाहिए था, लेकिन गलती से वो यहाँ पैदा हो गए हैं। तो अगर उनको इतना ही ज्यादा पाकिस्तान से मोह प्रेम है तो वहीं चले जाएं, वहीं बस जाएं जाके। इस तरीके से बकवास करना, मुझे लगता है कि आप पूरे देश के 140 करोड़ लोगों की जनभावनाओं को आहत करने का काम कर रहे हैं। वहीं नरेश टिकैत के बयान पर मचे सियासी संग्राम पर उनके भाई राकेश टिकैत ने उनका समर्थन करते हुए कहा, चोर तो अपने बीच में घूम रहा है, वह पाकिस्तान में थोड़ी है। पता करो कौन कौन शामिल है, किसको हिंदू मुसलमान से लाभ हो रहा है। ये जो एक घटना घटी है, इससे लाभ किसको हो रहा है? कहां ढूंढते फिरोगे भाई? चोर तो आपके बीच में यही घूम रहा है। वो बॉर्डर पार पाकिस्तान में थोड़ा है कि जो भी ठाव पूरे देश की वो चले जाओ पाकिस्तान में। चोर तो आपके बीच में है। पाकिस्तान को लेकर दिए नरेश टिकैत के बयान पर सियासी संग्राम जारी है। बीजेपी और विपक्ष में वार पलटवार जारी है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और भारत के खिलाफ नफरत फैलाने वाले पाकिस्तानी चैनलों पर मोदी सरकार ने डिजिटल स्ट्राइक किया है, जिसके बाद पाकिस्तान के नफरती यूट्यूब चैनल्स को भारत में बैन कर दिया गया है। बड़ा अच्छी है। पाकिस्तान पर भारत की डिजिटल स्ट्राइक। पाकिस्तान के नफरती चैनल भारत में बैन। पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार पाकिस्तान के खिलाफ लगातार कड़े एक्शन ले रही है। इस बार भारत ने पाकिस्तान पर डिजिटल स्ट्राइक कर दिया है। मोदी सरकार ने पाकिस्तान के कई बड़े यूट्यूब चैनलों को बैन कर दिया है। सरकार ने भारतीय सेना और सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ भड़काऊ, झूठे, भ्रामक बयान और गलत सूचना प्रसारित करने वाले पाकिस्तानी चैनलों पर एक्शन लिया। डॉन न्यूज, समा टीवी, आरए न्यूज, सुनो न्यूज, जीएनएन, फुल न्यूज, रफ्तार,
जियो न्यूज, इरशाद भट्टी, द पाकिस्तानी रेफरेंस, उजैर क्रिकेट, उमर चीमा एक्सक्लूसिव, आसमा सिराजी, मुनीफ फारूक, राजीनामा, समा स्पोर्ट्स नाम के पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों को भारत में बैन कर दिया गया। इन चैनलों ने भारतीय सेना और सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ कथित तौर पर भड़काऊ और सांप्रदायिक खबरें फैलाई। इतना ही नहीं, इन चैनलों ने पहलगाम हमले पर झूठी और भ्रामक जानकारी भी फैलाई। इसके अलावा पहलगाम में हमला करने वाले आतंकवादियों को उग्रवादी कहने पर बीबीसी को चेतावनी भी जारी की है। और भारत फ्रांस के बीच आज रफाल मरीन यानी कि रफाल एम की 63,000 करोड़ रुपए की डील होने जा रही है। भारत फ्रांस से परमाणु बम दागने वाले 26 राफाल एम फाइटर जेट खरीदने जा रहा है और ये विमान भारत के नेवी बेड़े में शामिल होने जा रहे हैं। इस डील के तहत भारत फ्रांस से 22 सिंगल सीटर विमान और 4 डबल सीटर विमान खरीदेगा। पहलगाम में नापाक हरकत के बाद भारत के एक्शन से पाकिस्तान दहशत में है। एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के बाद अब हिंदुस्तान के दुश्मन भारत के नए बाज से कांप रहे हैं। भारत अपने भरोसेमंद साथी फ्रांस से राफाल एम लेने जा रहा है। भारत को जल्द फ्रांस से 26 राफाल एम मिलने जा रहे हैं। भारत के दुश्मनों में सबसे ज्यादा दहशत इस बात से है कि भारत राफाल मरीन के विमानों की तैनाती अपने ताकतवर युद्धपोत में से एक INS विक्रांत पर करने जा रहा है। लड़ाकू विमान बनाने वाली कंपनी दसॉ एविएशन ने इन फाइटर जेट्स में भारत की जरूरत के हिसाब से कई बदलाव किए हैं। इनमें एंटी शिप स्ट्राइक, न्यूक्लियर हथियार लॉन्च करने की क्षमता और 10 घंटे तक फ्लाइट रिकॉर्ड करने जैसे फीचर शामिल हैं। राफाल एम की डील में सबसे बड़ी बात यह है कि फ्रांस से जो डील है उसमें भारत को वेपन सिस्टम, स्पेयर पार्ट्स और एयरक्राफ्ट के जरूरी टूल्स भी मिलने जा रहे हैं। 50.1 फीट लंबे और 15,000 किलो वजनी दुश्मन के इस काल यानी राफाल एम में शक्तिशाली एंटी शिप मिसाइलें लगाई जा सकती हैं, जो हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने में सक्षम हैं। ये फाइटर जेट पनडुब्बियां खोजकर ध्वस्त करने वाले विशेष राडार से लैस है। खास बात यह है कि राफाल एम में बीच हवा में ही रिफ्यूलिंग की जा सकती है। फ्यूल कैपेसिटी की बात करें तो इसमें 11,202 किलोग्राम फ्यूल भरा जा सकता है, जिससे ये ज्यादा देर तक हवा में रह सकता है। ये सिंगल और डबल सीटर विमान 52,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसकी 2,205 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार ने दुश्मन की रातों की नींद उड़ा दी है। यानी राफाल मरीन राफाल से भी ज्यादा खतरनाक साबित होने जा रहा है। राफाल एम को खतरनाक बनाने की सबसे बड़ी वजह है इसकी हथियार की क्षमता। राफाल एम कई सारे हथियारों के साथ एंटी शिप मिसाइल से लैस है, जबकि राफाल स्टैंडर्ड रेंज वाले हथियारों से वार करने में सक्षम है। राफाल का रडार स्टैंडर्ड है, जबकि राफाल एम के रडार सिस्टम को नौसेना के हिसाब से बदलाव किया गया है। अभी तक भारत के पास जो राफाल है उसके विंग नॉन फोल्डेबल हैं, जबकि राफाल एम के विंग्स फोल्डेबल हैं। राफाल का स्टैंडर्ड एयर फ्रेम है, जबकि राफाल एम को एयरक्राफ्ट करियर्स पर लैंडिंग के हिसाब से मॉडिफाई किया गया है। राफाल एम में टेल हुक मौजूद है, जबकि अभी जो भारत के पास राफाल हैं उसमें टेल हुक नहीं है। राफाल एम सिर्फ 1 मिनट में 18,000 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। ये पाकिस्तान के F-16 और चीन के J-20 से ज्यादा बेहतर है। ये उड़ान भरने के बाद 3700 किलोमीटर दूर तक हमला करने में सक्षम है। इसमें 30 mm की ऑटो कैनन गन और 14 हाई पॉइंट्स हैं। फाइटर जेट के हथियार लोड करने के बाद उसके लैंडिंग और टेक ऑफ में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। लेकिन राफाल एम की खास बात यह है कि ये बहुत कम जगह पर भी लैंड कर सकता है। नौसेना के पास 2 विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य और विक्रांत हैं। इन पर अभी पुराने MiG-29 के फाइटर जेट तैनात हैं। ऐसे में मॉडर्न राफाल एम की तैनाती हो जाएगी तो समंदर में भारत की ताकत और बढ़ जाएगी। राफाल एम फाइटर जेट से जल, थल और वायु में सेना की पकड़ और मजबूत होगी। यही वजह है कि राफाल एम की धमक ने
दुश्मनों को खौफजदा कर रखा है। और अब आपको बताते हैं भोपाल रेप ब्लैकमेल मामले में हुए बड़े बड़े खुलासों के बारे में। इस मामले में आज कई तस्वीरें सामने आई। एक तरफ आरोपियों के खिलाफ हिंदू संगठनों का जोरदार हंगामा देखने को मिला, तो दूसरी तरफ पुलिस उस डांस क्लास में पहुंची जहां पर आरोपी छात्राओं को निशाना बनाते थे। इसके साथ ही मामले में तीसरी गिरफ्तारी भी की गई है। पुलिस ने आरोपी अली को गिरफ्तार किया, तो वहीं पुलिस की ओर से आरोपियों का जुलूस भी निकाला गया। यह जुलूस तब निकाला गया जब इन आरोपियों को पुलिस कोर्ट में पेश करने के लिए जा रही थी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हिंदू युवतियों को गिरोह बनाकर प्रेम जाल में फंसाने और फिर दुष्कर्म का मामला बेहद ही चौंकाने वाला है और अब हर दिन इस मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं। इस बीच प्रशासन भी पूरी तरह से एक्टिव है और मामले में शामिल आरोपियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। रेप ब्लैकमेलिंग मामले में अब भोपाल पुलिस ने एक और गिरफ्तारी की है। पुलिस ने आरोपी अली को निजामुद्दीन कॉलोनी से गिरफ्तार किया है, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के घर पर मौजूद था। इस गिरफ्तारी के साथ ही अभी तक मामले में 4 गिरफ्तारी हो चुकी हैं, जिसमें फरहान, साहिल, साद और अली शामिल है। इसके साथ ही पुलिस ने पकड़े हुए आरोपियों का जुलूस भी निकाला। दरअसल सभी आरोपियों की कोर्ट में पेशी होनी थी, उससे पहले पुलिस ने इनका शहर में जुलूस निकाला। वहीं जब आरोपी साजिद और अबरार का पुलिस मेडिकल कराने पहुंची तो हिंदू संगठनों ने जमकर हंगामा किया। आरोपियों के मुंह पर कालिख पोतने और मारपीट की कोशिश की। हंगामा होते देख पुलिस ने प्लान बदल दिया और आरोपियों को वापस गाड़ी में बैठाकर जेपी हॉस्पिटल से दूर भेजा। संस्कृति बचाओ मंच ने ये मांग करी कि इनको जनता के हवाले कर दो, क्योंकि हिंदू समाज की बहन बेटियों के साथ ये षड्यंत्र पूर्वक कार्य कर रहे हैं और हम इसका विरोध कर रहे हैं। इनका काय का मेडिकल, इनका तो जो है तन से जुदा कर देना चाहिए। लव जिहाद की है कि सजा तन से जुदा, इनका तन से जुदा कर दो, इनका मेडिकल की आवश्यकता नहीं है, इनको जनता के हवाले कर देना चाहिए। संस्कृति बचाओ मंच यही मांग कर रहा है। कई लोग हैं कि इनको सुरक्षित रवाना किया है और उसमें जो आगे कार्रवाई करेंगे हम करेंगे। फिलहाल इस मामले की पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है और आगे इस मामले में और बड़े खुलासे हो सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से रमाकांत दुबे की रिपोर्ट। और चलिए खबर असरदार में हमारे साथ आज के लिए इतना ही। खबरें जारी हैं।